सबका साथ सबका विकास। स्वागत है आप सबका हम लोग में। मैं हूं नगमा। चुनाव जब हुए और नई सरकार बनी उससे पहले आपको याद है एक नारा बहुत गूंजा था और लगातार इसे दोहराया गया, सबका साथ सबका विकास। और ये नारा इतना ज़्यादा मकबूल हुआ कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी आवाज़ सुनाई दी। अमेरिका तक में सबका साथ सबका विकास की बात की गई। तो सवाल ये है कि क्या एक साल के बाद सबका साथ मिला है प्रधानमंत्री मोदी को, और क्या वो सबके विकास की तरफ ध्यान दे रहे हैं। खास करके इस वक्त ये मौजू है इसलिए क्योंकि 30 लोगों का एक डेलीगेशन, 30 मुसलमान लीडर्स का एक डेलीगेशन जो है वो मिलने गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और उसके अलावा साल एक शुरुआत अनेक की उन्होंने बात की है। तो एक साल पूरा होने के बाद क्या वाकई ये कई तरह की शुरुआत, कम से कम शुरुआत हुई है। और इस पर हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। और ये चर्चा या ये बहस या सवाल उठाना इसलिए लाजमी है क्योंकि कभी सार्वजनिक मंच पर एक मुसलमान के हाथों टोपी पहनने से इनकार करने वाले प्रधानमंत्री आज मुस्लिम नेताओं को ये यकीन दिला रहे हैं कि आधी रात को भी उनका दरवाज़ा खटखटाया जाएगा तो वो मदद के लिए हाजिर होंगे। तो माहौल बदला है, इंसान बदल गए हैं, मुसलमान बदल गए हैं, प्रधानमंत्री का मिजाज बदल गया है। हुआ क्या है? हमारे साथ यहाँ पर एक पैनल मौजूद है, मैं आपको उनसे मिलवा दूँ। हमारे साथ इरफान हबीब साहब हैं, मशहूर हिस्टोरियन। हमारे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी हैं जो कि चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल के। हमारे साथ इमाम उमर अहमद इलियासी हैं जो चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के, और वो डेलीगेशन के हेड थे जो कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे। राकेश सिन्हा पॉलिटिकल एनालिस्ट, और कंचन गुप्ता राइटर, कॉलमनिस्ट, जर्नलिस्ट, आप सब इनको जानते और पढ़ते हैं। हमारे साथ आबिद रसूल खान जुड़ रहे हैं, चेयरमैन हैं आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के हैदराबाद से। और इसके अलावा चित्राशी रावत भी जुड़ेंगी हमारे साथ जो कि अदाकारा हैं, और उनसे भी हम इस पर बातचीत करेंगे इसलिए क्योंकि इसमें एक पहलू योग का भी है जो इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है 21 तारीख को। उसको लेकर भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। तो वो क्यों, क्या योग सबके लिए है, योग से कुछ लोगों को परहेज क्यों, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इमाम साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। आपने प्रधानमंत्री से जब मुलाकात की तो जैसा मैंने अभी कहा कि आपको वो कुछ बदले हुए से लगे कुछ साल पहले, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे और अब, क्या आपको उनमें अलग लगा और किस तरह का भरोसा इस मुलाकात से जागा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात पर आना चाहता हूं कि मैं लगातार जब से अपने 30 मेंबरान को लेकर उनको डेलीगेशन लेके जब मैं गया और उनसे मुलाकात करी है, जब से तमाम पूरे भारत के अंदर इस पर एक चर्चा बन गई है। मुझे बड़ा अटपटा सा इस बात पे लग रहा है, क्या हम प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते? क्या प्रधानमंत्री हमसे नहीं मिल सकता? ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल मेरे मन में रोजाना आ रहा है। अभी बात जिस तरह की है कि यहाँ दरअसल क्या है कि जो मुझे लग रहा है यहाँ जो एक झगड़ा हो रहा है वो एक लीडरशिप पर हो गया है कि समय तो सब लोगों ने मांगा। लीडरशिप पे मतलब कि आपको वक्त मिला और किसी और को वक्त नहीं मिला। असल यकीनन बात यही है। दरअसल क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जाने पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लीडरशिप की एक प्रॉब्लम मेरे को सामने आ रही है। लोगों ने, सारी जमातों ने, जब वो प्रधानमंत्री बने सबने जाके उनको मुबारकबाद के लेटर लिखे हैं, फिर सबने उनसे मिलने का भी वक्त मांगा है। और अगर उन्होंने मुझे मेरी लीडरशिप को स्वीकार करते हुए अगर ये समय दे दिया गया और हमने मुस्लिम मसाइल पर खुलकर बड़े पैमाने पर जो मीटिंग 45 मिनट होनी थी वो मीटिंग सवा घंटा गई। किसी हिंदुओं ने या ईसाइयों ने, किसी सिखों ने, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की कि आप प्रधानमंत्री से क्यों मिले। मगर चंद लोग ऐसे हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। दहलवी साहब, आपको लग रहा है कि ये आम खट्टे हैं वाला, अंगूर खट्टे हैं या कुछ इस तरह का मामला है? अंगूर खट्टे हैं। देखिए, परेशानी की बात ये नहीं है कि प्रधानमंत्री से कौन मिलता नहीं मिलता, लेकिन उन 30 लोगों में से जब हम अलग अलग जो लिस्ट पीएमओ से आई है उन 30 लोगों को आप चुनना शुरू करेंगे। विरोधाभास यहाँ से शुरू हुआ है। नहीं, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना। विरोधाभास यहाँ से शुरू हुआ कि जयपुर की जामा, ये मैं नहीं कह रहा, पीएमओ की लिस्ट को बता रहा हूँ कि जयपुर की जामा मस्जिद के इमाम ये है, जबकि जयपुर की जामा मस्जिद के इमाम तो मौलाना अमजद साहब थे। मेरठ की जामा मस्जिद के इमाम ये हैं। एक साहब गोल्फ लिंग में रहते, एक साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं, उनको लिखा गया फला जगह की। सवाल ये कि इसमें पीएमओ की क्रेडिबिलिटी की बात है। आपने फरमाया कि हमारे साथ कौन गए थे, मैं आपको 2 या 3 नाम ऐसे बड़े बताना चाहता हूं। डॉक्टर परवेज अहमद जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के बड़े बेटे हैं। दूसरी बात, मेरे साथ जाने वालों में
जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर असलम परवेज साहब। दरअसल मुद्दा ये नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस मुलाकात की सिग्निफिकेंस क्या है इरफान हबीब साहब, पर जो मैं देख रही हूँ कि आपस में ही बहुत मनमुटाव है, और तब उससे सवाल उठता है कि क्या ये लोग जनता के नुमाइंदे या मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, क्या ये क्रेडिबिलिटी थी इस डेलीगेशन? ये जो रिएक्शंस आप देख रहे हैं, ये दिस इज टिपिकल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी लीडरशिप। ये कोई मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। बात ये है कि कम्युनिटी में से ये लीडरशिप कैसे इमर्ज होती है। हाँ। ये सिर्फ मस्जिदों के इमाम ही मेरा आपसे कोई इतना तफाकी नहीं है इस पर, आपका हक है एज ए सिटीजन, लेकिन ये क्यों होता है कि मुसलमानों की लीडरशिप मस्जिदों तक क्यों सीमित रह गई है? भाई बाहर से क्यों नहीं आते? इमाम के मायने लीडर के होते हैं। नहीं मोहतरम, देखिए नहीं बिल्कुल नहीं आप ये कहना चाहता हूं, इमाम के मायने लीडर की होते हैं। इमाम के पीछे सारी आवाम होती है, इमाम के आगे कोई नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये मस्जिद के लिए, मस्जिद के लिए भी कहा था कि मुसलमानों में लीडर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लीडर किस तरह? मैंने कहा कि लीडरशिप मस्जिदों तक सीमित है। मैं बड़े आदर सम्मान से आपसे ये कहना, एहतराम से कहना चाहता हूं कि इमाम के मायने लीडर के होते हैं, और एहतराम से कहने से वो सच नहीं हो जाएगा के अंदर तमाम सब लोगों को 30 लोगों के साथ इमामत के आपने मुझे कहा, आपने मुझे करेक्शन कर दूं, मेरा ना मनमुटाव है ना मेरा वहां जाने की वजह से मुझे कोई इसमें ईर्ष्या बात नहीं, आप में नहीं होगी, पर इन्होंने बात मेरा कहना है उन 30 लोगों में वो चेहरे थे। कौम जो पूछ रही है प्रधानमंत्री से कि साहब ये बताइए, गूगल से बड़ा इस वक्त कोई गुरु नहीं है। मैं समझता हूं कि वेब का इमाम वही आज के जमाने में। वो देखते हैं, अरे ये साहब तो नरसिम्हा राव के साथ भी बैठे हुए थे, ओह ये साहब तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी थे, अच्छा ये साहब तो फला जगह भी थे, आज ये साहब फिर आ गए। तो कम्युनिटी करिए कि ठगने वाली बात जो क्यों ठग रहे हैं आप मुझको, इलियासी साहब पे तो मैं एतबार कर सकता हूं, लेकिन ये जितने भी चेहरे हैं जो हमेशा वजीर आजम के बदलते बदलते रेस कोर्स में आदमी बदलता है, पर ये चेहरे नहीं बदलते। राकेश सिन्हा, एक मिनट, राकेश सिन्हा, आपको लगता है कि इससे कोई सिग्निफिकेंट बदलाव आ जाएगा अगर ये डेलीगेशन मोदी जी से मिल आया? क्योंकि ये वही लोग हैं, जैसा अतहर हुसैन दहलवी साहब कह रहे हैं, जो कि हर दौर में जो भी प्रधानमंत्री राव उनसे मिलते आए हैं, नरसिम्हा राव से मिलने के लिए गए उनमें से कुछ चेहरे, तो ये वही लोग हैं जो जैसे जैसे निजाम बदलता है वो उनसे मिलते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी से मुलाकात का एक अलग सिग्निफिकेंस है। इस देश में राजनीति में या सामाजिक जीवन में धारणाओं का बहुत महत्व होता है। एक बार जब धारणा बन जाती है तो उस धारणा के आधार पर लोग काम करते हैं। धारणा बना दी गई कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरोधी हैं, अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आइडियोलॉजी को ऐसे प्रस्तुत किया गया जैसे ये मुसलमानों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करने वाले हैं। जब शासन आया, एक साल लोगों ने सरकार में देखा कि नीति निर्माण में, नीति के क्रियान्वयन में, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, शासन कोई भेदभाव नहीं करती है, ना करना चाहिए, और करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जब इस नीति पर भारतीय जनता पार्टी की नीति है और संघ की विचारधारा है, तो लोगों में एक डिस्कोर्स शुरू हुआ। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमान समाज के बीच एक डिस्कोर्स शुरू हुआ कि परंपरागत नेतृत्व से बाहर निकलो। और जो अभी एक आप बार बार टीवी चैनल पर झगड़ा देख रही हैं, यह एक कमजोरी है इस समाज की। एक तो नेतृत्व लेने की लड़ाई, और नेतृत्व लेने की लड़ाई कि मैं 16 करोड़ का प्रतिनिधि हूं, आप 125 करोड़ का प्रतिनिधि बनिए। सिन्हा साहब को कुछ तब्दीली नजर आ रही है, लेकिन मैं जो जिस तरह से देख रहा हूं उसमें मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी जी की छवि की जैसे आपने बात की, एक छवि उनकी अपने प्रोफाइल की वजह से बनी थी, उनकी व्यक्तिगत छवि भी, और आरएसएस की जो छवि है वो कुछ वजहों से है। बोल ऐसे नहीं है कि कोई ऐसी हवा में बन जाती है छवि का कुछ रीजंस होते हैं। अच्छा, अब उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी खुद कोशिश करके उस छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्शियस हैं, जानते हैं कि उनकी छवि में कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं, उन कमियों को दूर किया जाए, और वही एक इस तरह की पहल है ना। दूसरी चीज, कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी मुसलमानों के बारे में जो होता था, मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंट है। आज 30 लाख की क्लेम हो रहा है, मुसलमान मेंबर बन गए, अच्छी बात है अगर बने हैं तो, मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है, बनना चाहिए, मुसलमानों को आना चाहिए, हर पार्टी में जाना चाहिए। और वो लाइक ओवैसी साहब की पार्टी में क्यों रहे, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा मार रहे हैं, क्योंकि वहां ओवैसी साहब जैसी पार्टी में रह के मुसलमान इस मुल्क में पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है। वो सेक्युलर पार्टी के साथ, सेक्युलर लोगों के साथ, सब लोगों के साथ मिलकर राजनीति कर सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। कोई मतलब ही नहीं। कंचन गुप्ता, आपका व्यूज में इस पर जानना चाहूंगी कि क्या मोदी जी ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ एक ऊपरी, दरअसल नहीं बदले हैं, पर दिखावे के लिए भी जो उन्होंने किया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और मुसलमान बदले हैं या मोदी जी बदल गए हैं, क्या हुआ है? देखिए, ना मुसलमान बदले हैं और ना ही मोदी जी बदले हैं। ये बड़ा एक
फ्लिप आर्ग्यूमेंट होता है कि मोदी जी बदल गए हैं, मुसलमान बदल गए हैं। मोदी जी जो थे वही हैं, और मुसलमान जो था वो आज भी मुसलमान है। उन्होंने सही कहा कि यही मौलाना, यही आलिम नरसिम्हा राव के जमाने में भी थे, बाद में जितने सरकारें आई उनके साथ थे। तो ये एक एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बन जाता है। उससे क्या जो समाज जो है उसको कितना फायदा पहुंचता है, उस पर मुझे शक है। मोदी जी बेशक इनसे मिले, आलिम से मिले, मौलाना से मिले, बेहतर ये होता अगर वो जाकर मुसलमान समाज की जो नई पीढ़ी है उनके साथ जाकर अगर सीधा वो कम्युनिकेट करते। ये जो डेलीगेशन की मुलाकात थी, इसका सिग्निफिकेंस है, ये प्रतीकात्मक थी। ये अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी है। आज हिंदू को भी रोटी चाहिए, मुसलमान को भी रोटी चाहिए, उसको भी रोजी चाहिए, इसको भी रोजी चाहिए। लेकिन ये कम्युनिटी इशू है, ये जो है ये लोगों की इशू है, ये रिलीजियस लीडरशिप की इशू नहीं है। इरफान हबीब साहब, मेरा तो देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि मुसलमानों की लीडरशिप सिर्फ मुसलमान के हाथ में क्यों रहे। मुसलमान की लीडरशिप एक सेक्युलर, एक एक्सेप्टेबल फेस किसी और जगह का क्यों नहीं हो सकता, और होना भी चाहिए। देखिए, तो इसलिए उसमें कोई एक सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान को हक नहीं है, मुसलमान तो रहेंगे, मतलब जो इस लायक हो वो लीडरशिप ले। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मुसलमान भी करें। एक मेरा कहना यह है कि हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। एक कम्युनिटी लीडरशिप होती है, कम्युनिटी लीडरशिप जो है वो मुसलमान कम्युनिटी की लीडरशिप और एक पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इट हैज टू बी कम्युनिटी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप अलग होनी चाहिए। रिलीजियस लीडरशिप अलग होती है, कम्युनिटी की लीडरशिप अलग होती है। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कंचन जी, हबीब साहब, देखिए नेतृत्व जो है, आपने कहा मस्जिदों से, इस्लाम का नेतृत्व मस्जिदों से चलता है, मरकज मस्जिदों से चलता है। मैं आपके प्रति बहुत सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जो खलीफा का कंसेप्ट था उसको किसी न किसी रूप में आप प्रिजर्व करना चाहते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व और धार्मिक नेतृत्व एक हाथ में हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं। मस्जिद से ही चलता रहेगा तो कम्युनिटी क्या अपने इन मसलों से उबर पाएगी, फिर मसले जो है वो वही तभी हल निकलेगा। आपको लगता है मस्जिदों से और इमामों से हल होगा? हमारा कहना है जो मजहबी तशख्खुस है, जो हमारी मसाजिद, दरगाहें, खानकाएं हैं, जिस तरीके से पीठाधीश्वर या मठाधीश हैं, वो अपना काम करें, उनको करना चाहिए, उनका आदर सम्मान हर हाल में हमको रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कोई मुद्दा ही नहीं है कम्युनिटी के अंदर, हम ये समझे कि कोई मुद्दा उठ रहा है। सवाल ये है कि हमारा कहना यह था कि आप प्रधानमंत्री से मिलने गए, ये फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको नहीं कर, व्यक्तिगत नहीं करा, एक चीज ये होनी चाहिए थी, जब इतनी बड़ी मीटिंग है, जिस मीटिंग के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठा हो, उस मीटिंग की हैसियत बढ़ जाती है। मुझको बात करनी है नौकरों के लिए, मैं बात करूंगा अपनी आइडेंटिटी के लिए, मैं बात करूंगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, मैं बात करूंगा अपॉर्चुनिटी के लिए। खाली एक फोटो आ जाए और उस पर हमसे ये पूछा ही नहीं, हमसे आपने ये पूछा ही नहीं कि हमने बात क्या की। मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले वहां पर उनके साथ जो बातचीत हुई, हमने उनके बयान का स्वागत किया जो उन्होंने बल्लभगढ़ के लिए दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने 93 के अंदर, 1993 के अंदर हिस्टोरिकल एक फैसला ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का आया, 5.5 लाख इमामों की रोजी रोटी का मसला, इस पर वक्फ जायदादों का एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास इस समय है, वो है। हमने भारत की बात करी और भारतीयता की भी बात करी, इस पर वक्फ जायदादों का एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास इस समय है। ठीक, मैं आबिद रसूल खान साहब को शामिल करना चाहूंगी, हैदराबाद से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं और वो अभी तक उन्होंने कुछ अपने उनके, आपको ये इस पूरी मुलाकात पर क्या कहना है? बात यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर के सामने आप सिर्फ नुमाइंदगी कर सकते हैं और हुकूमत अपना एक्शन से अपना रिस्पॉन्स दे सकती है। यहाँ पे जो एक्शन हम देख रहे हैं वो एक्शन मुसलमानों के हक में कहीं भी नहीं है। चाहे आप वो कम्युनल राइट्स में जो इन्वॉल्व लोग हैं जिनको आज मंत्री बनाया गया है, उसी तरीके से जो हरियाणा में रिसेंटली कम्युनल राइट हुई जिसमें 200-300 लोग आज पुलिस स्टेशन में पड़े हैं, कोई एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। उसी तरीके से आप बीफ बैन को महाराष्ट्र में लीजिए, लाखों लोगों को आप बेरोजगार कर दिए हैं और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनको इंपोर्ट सब्सिडी दी गई है और वो लाखों करोड़ों रुपए कुछ लोग 10 लोग कमा रहे हैं।